हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करूंगा। पिछले 2-3 दिन पूर्व ही मैं इस वीडियो को बनाना चाह रहा था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जामिनेशन को लेकर गर्दनीबाग पटना में प्रोटेस्ट और शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। तो लगातार मैं उस 2 दिन इस मूवमेंट में शामिल हुआ हूं और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। देखिए, अगर 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में देखा जाए तो कई सारे सवाल इस पे उठे हैं और वास्तविक रूप में देखा जाए तो बापू परीक्षा परिसर के अलावा भी कई सारे ऐसे सेंटर थे जहां पर धांधली की समस्या उभर कर सामने आई है। तो निस्संदेह अगर देखा जाए तो 70वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जानी चाहिए और इसी को लेकर पिछले 4 दिनों से गर्दनीबाग पटना में शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है और आमरण अनशन पे भी कल से कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका एक सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आए। मैं भी 2 दिन लगातार इसमें शामिल हुआ हूं और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इसमें ज़रूर शामिल हों। जितना समय मिले वो समय आप शिक्षा सत्याग्रह में अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि आपकी संख्या बल पर ही इसकी सफलता निर्भर करती है। लेकिन इसके साथ साथ आपका एक और ड्यूटी है। ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप शिक्षा सत्याग्रह का हिस्सा बने, यह आपकी जिम्मेवारी है और आपकी अपनी हक के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा और इस जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। इस जिम्मेवारी के साथ साथ आपकी एक और जिम्मेवारी होती है, वह अपने फ्यूचर को लेकर। तो स्वाभाविक है कि 70वीं बीपीएससी मेंस को लेकर भी उधेड़बुन की स्थिति में आप सभी फंसे हुए हैं। आगे जाकर क्या परिणाम होंगे, क्या स्थितियां हमारे सामने होंगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से समर्थन मिलता चला जा रहा है शिक्षा सत्याग्रह का, तो हो सकता है सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आए और हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह से हर किसी के लिए एक फ्रेश री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा सके। तो आप लोग इसमें ज़रूर शामिल हों, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को भी साथ साथ कंटिन्यू करें। जहां भी जिस स्थिति में आपको समय मिले अपना समय पढ़ाई लिखाई पर भी व्यतीत करें। पिछले कई दिनों से जो फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, जो पहली बार मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या पहली बार 70वीं बीपीएससी में शामिल हुए हैं, पिछले कई दिनों से उनके मैसेज आ रहे थे कि 70वीं बीपीएससी मेंस को लेकर, चूँकि वे पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उनके मन में कई सारे उधेड़बुन विद्यमान हैं। तो 70वीं बीपीएससी मेंस के बारे में वो कई सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। तो 70वीं बीपीएससी मेंस को लेकर एक वीडियो बनाने को लेकर कई सारे मैसेज और कमेंट भी आ रहे थे। तो आज का जो वीडियो होगा वो यही 70वीं बीपीएससी मेंस से रिलेटेड होगा और इसमें कई सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। 70वीं बीपीएससी मेंस का पूरा हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करने के बाद कौन कौन से बुक्स आपको प्रेफर करनी होगी, क्योंकि आपके पास अगर मेंस एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल में होती है तो लगभग 90 दिनों का समय होगा। अगर री एग्ज़ाम भी कराई जाती है तो उसके बाद तो और भी कम आपको समय मिलेंगे। ठीक है, तो अगर री एग्ज़ाम हो या ना हो, मेंस की आपको जानकारी रखनी ही होगी। ठीक है, यह बात के डिसीजन पर निर्भर करते हैं, आयोग और सरकार के डिसीजन पर निर्भर करेंगे कि कैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रीलिम्स के बाद 90 दिनों का समय मिलता है। 90 दिनों के अंदर अंदर पूरे मेंस सिलेबस को कवर आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए ही कर सकते हैं। आपको कठिन परिश्रम, लेबर हार्ड करनी पड़ेगी, है ना, उसके साथ साथ आप स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएं। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ईजिली तरीके से आप मेंस को क्रैक कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ हम लोग आंसर राइटिंग को कैसे रखें, आंसर राइटिंग को कैसे लिखा जाना चाहिए उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो कई सारी चीज़ों पर आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग शुरुआत करें तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में ओवरऑल देखा जाए तो 5 महत्वपूर्ण पेपर होते हैं। 5 में से 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं, यानी कि इनकी प्रकृति क्वालिफाइंग होती है। इनके मार्क्स जो होते हैं मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। ये जो 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं उनमें हिंदी का है 100 नंबर का, इसमें से 100 नंबर में 30 नंबर ऐसे का होगा, प्लस में ग्रामेटिकली सारे पेपर होंगे। अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये सब होंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी पेपर है, ज़्यादा इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शनल पेपर या भी क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों तो आप इजीली कवर कर सकते हैं ठीक ठाक अगर आपकी पकड़ हो। ऑप्शनल चूज करते समय आप लोग ध्यान देंगे कि ऐसे विषय को ना चूज करें जिस पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी हो, ठीक है। ऐसे विषय को आप चूज करें ऑप्शनल पेपर के समय जो कि आप जिस पे आपको कम समय आप व्यतीत करने से वो सिलेबस आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ये तो 2 क्वालिफाइंग पेपर हो गए। अब 3 मेन पेपर हैं। 3 जो मेन पेपर है, यही तीनों मेन पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और ये जो मेरिट लिस्ट होंगे वह आपकी रैंकिंग का निर्धारण करेगा और यही 3 पेपर के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप भविष्य के एसडीएम बनने वाले हैं या भविष्य में डिप्टी एसपी बनेंगे या फिर आप बीडीओ या सीओ बनेंगे, आरओ बनेंगे। यही आपके मार्क्स निर्धारित करेंगे। इसके अलावा में इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है वो यही 3 मेन पेपर का होता है। तो ये जो 3 मेंस का जो पेपर हैं इसमें आपको बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी पड़ेगी और काफ़ी सख्ती से आपको इस पर समय को व्यतीत करना पड़ेगा। ये 3 जो मेंस पेपर हैं उनमें पहला है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो कि 300 नंबर का होता है। तीनों 300 नंबर के होते हैं और 300 नंबर को ऐड कर दिया जाए तो 300 गुना 3 यानी कि मेंस आपके 900 नंबर के, इसी के आधार पे कट ऑफ जारी होते हैं, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू का फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स ऐड होते हैं और उसके बाद फिर रैंकिंग डिसाइड होती है। जीएस पेपर 1 300 नंबर के होते हैं। इनमें 3 पेपर होता है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, दूसरा करेंट अफेयर प्लस आईआर और तीसरा डीआई। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 114 नंबर का, करेंट अफेयर और आईआर 114 नंबर के और डीआई 72 नंबर के। डीआई जो 72 नंबर का होता है उसमें से 2 डीआई आपको सॉल्व करने होते हैं, एक डीआई 36 नंबर का होता है, यानी कि टोटल हो गए 72 मार्क्स। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में 38 के 3 प्रश्न होते हैं। ये जो 2 प्रश्न होंगे वो आपको डिटेल लॉन्ग वाले प्रश्न होंगे 38 नंबर के, और एक जो 38 नंबर होगा इसमें आपको शॉर्ट नोट्स होंगे। 8 नंबर के 3 शॉर्ट नोट्स होगा और 7 नंबर वाले 2 शॉर्ट नोट्स होंगे, तो 24 + 14 यानी कि 38 नंबर। इसी प्रकार से करेंट अफेयर में भी होगा, 38 नंबर का शॉर्ट नोट्स होगा और बाकी जो 38 के होंगे वे 2 लॉन्ग आपको लिखने पड़ेंगे। 38 नंबर के शॉर्ट नोट्स में पुनः 8 नंबर के 3 शॉर्ट नोट्स होंगे और 7 नंबर वाले 2 शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। यहाँ भी इसी प्रकार का जीएस पेपर 2 में भी सिलेबस है। यहाँ पे भी 3 सेक्शन है, पहला है पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और तीसरा है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक 72 नंबर का होगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी 114 और 114 नंबर के होंगे। इनका भी अगर देखा जाए तो उसी तरह का होगा, 114 नंबर में 38 नंबर का शॉर्ट नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स, और बाकी जो होंगे 76 मार्क्स के आपको 38 गुना 2 ये लॉन्ग प्रश्न का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट नोट्स में 8 नंबर वाले 3 होंगे, 3 प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा और 7 नंबर के 2 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये जो साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में 36 नंबर के आपको 1 लॉन्ग लिखना पड़ेगा और 7 नंबर के 4 शॉर्ट नोट्स और 8 नंबर के 1 शॉर्ट नोट्स, ठीक है, यानी कि 28 + 8 36 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि हर एक पेपर में 5-5 शॉर्ट नोट्स होंगे, प्लस में 2 लॉन्ग लिखने पड़ेंगे, लेकिन ऑप्शनल 4 वहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे, यानी कि 1 लॉन्ग लिखने के लिए 2 ऑप्शन में रहेंगे, या करके प्रश्न दिया हुआ रहेगा। एक प्रश्न रहेंगे उसके नीचे या लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे फिर प्रश्न होंगे, यानी कि इन 2 में से किसी एक का जवाब देना पड़ेगा। तो 4 प्रश्न में से 2 लॉन्ग का जवाब देना पड़ेगा और बाकी 5 शॉर्ट नोट्स हर एक पेपर में आपको कवर करने होंगे। तो यह आपका सिलेबस है। प्लस में ऐसे जो है, ऐसे 300 नंबर के होंगे, उनमें से आपको 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। 100 नंबर के 3 ऐसे होंगे और प्रत्येक ऐसे के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 3 ऐसे के लिए आपको क्या हो जाएंगे, 3, यानी कि 3 घंटे आपको समय मिलेंगे ऐसे के लिए, यानी कि एक ऐसे जो होगा, एक ऐसे के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेंगे और 100 नंबर का 1 ऐसे होगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है 3 ऐसे 3 घंटे और 300 मार्क्स। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 300 नंबर के होंगे और इसके लिए भी आपकी जो समय अवधि होगी, समय जो मिलेंगे 3 घंटे। 3 घंटे में इतने आपको वहाँ पर लिखने पड़ेंगे और जो भी आपकी राइटिंग स्किल होगी उसी राइटिंग स्किल के आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे और वही राइटिंग स्किल आपकी रैंकिंग और सिलेक्शन का निर्धारण करेगा। तो एक चैलेंजिंग और टफ टास्क है।
इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितना आप पूर्वाभ्यास करेंगे सिलेक्शन के उतना ही नज़दीक खुद को पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कैसे क्या करना होगा हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिलेबस यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब सिलेबस तो हमने देख लिया, लेकिन आपके पास कंटेंट भी तो होनी चाहिए पढ़ने के लिए, केवल सिलेबस से तो नहीं होगा। सिलेबस को देखने के बाद आप पूरा PYQ को निकालें। ठीक है, आप PYQ जितने बीपीएससी में अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं पूरे PYQ के लिए डाउनलोड करें। बुक्स मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, PYQ को खरीदिए और प्रश्नों की प्रकृति की आप लोग जांच करें। स्पेशली 68वीं और 69वीं नई सिलेबस के आधार पे जब से शॉर्ट नोट्स आया है उसके बाद से 68वीं और 69वीं के जो मेंस परीक्षा मुख्य परीक्षा के एग्जामिनेशन हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को आप निकालिए और उसकी प्रकृति को देखिए कि कहाँ और किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप बुक लिस्ट को देखेंगे तो बुक लिस्ट ज़्यादा कुछ बुक्स आपको पढ़ने नहीं है, क्योंकि ऐसे भी 90 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। 90 दिनों के समय के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना होगा, तो इसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। अगर हिस्ट्री में हम लोग देखें तो बिहार समग्र KBC नैनो की बुक आती है, उसे आप जरूर अपने पास रखें, क्योंकि ये जो बिहार समग्र KBC नैनो की बुक है वह हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ बिहार रिलेटेड जो ज्योग्राफी इकोनॉमी के सेक्शन है, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, बिहार में उद्योग धंधे, बिहार में गरीबी, बिहार में बेरोजगारी, ये जो सेक्शन है वहाँ पे भी आपको काम आएगा। तो बिहार समग्र KBC नैनो बुक को आप लोग जरूर अपने पास रखें, इसे खरीद लें। और मुख्य परीक्षा का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ आता है, तो आप लोग खरीदते समय इस बुक का ध्यान रखेंगे। प्लस में स्पेक्ट्रम का रोल अब बढ़ चुका है हिस्ट्री में, क्योंकि पहले क्या था कि हिस्ट्री में अधिकांश सवाल थे, अब एक बुक को पढ़कर आप आराम से लिख सकते थे, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ रहा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जब सवाल पूछे जाएंगे तो इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की एक अच्छी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। और स्पेक्ट्रम हमने इसीलिए बताया क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी कई सारे अभ्यर्थी जो है वो स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, तो उनके लिए फैमिलियर है, पहले से ही वे प्रीलिम्स के लिए पढ़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर मेंस के लिए भी वो स्पेक्ट्रम को फॉलो करेंगे तो काफ़ी तेजी के साथ चीज़ों को वो समझ सकेंगे। तो एक स्पेक्ट्रम को आप लोग जरूर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग कवर कर लें। प्लस में स्पेक्ट्रम की एक और बुक आती है, वह व्यक्तित्व आधारित टॉपिक पर, उसमें जैसे गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, JP, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे टॉपिक उसमें दिए हुए रहते हैं, तो इसे वहां से भी आप लोग कवर कर सकते हैं। यही 3 टाइप के सवाल वहां पे कवर करने होंगे आपको। सिलेबस के अंतर्गत भी आप देखेंगे, BPSC के वेबसाइट पर आप जाइए, वेबसाइट पर जाएंगे तो जो मेंस का जो सिलेबस है उसे आप डाउनलोड करिए। मेंस का सिलेबस में आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर तो आपको बिहार समग्र से मिल जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ बिहार का इतिहास इसमें पढ़ना है। बिहार का इतिहास में क्या पढ़ना है आपको? संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बिहार का विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रोल रहा है, तो ये सब आपको बिहार समग्र बुक से ही आपको मिल जाएगा। कहीं ज़्यादा आपको बुक नहीं पढ़ना है। बुक को 1-2 बुक को आप लोग पढ़िए और कंटेंट पर आप लोग ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पे आप लोग ध्यान दें, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने पर। बुक पढ़िए, एक फ्रेश नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाइए और उसी को बार बार रिवीजन करके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये बुक आपको हिस्ट्री के लिए फॉलो करना है। कुछ दिनों के बाद मैं GS पेपर 1 का अलग और GS पेपर 2 का अलग पूरी एक डिटेल्ड सिलेबस जो होते हैं डिकोड करके उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये तो हो गया हिस्ट्री के लिए। अब आइए करेंट अफेयर के लिए। सबसे चैलेंजिंग जो टास्क होता है वह करंट अफेयर का, क्योंकि जब से शॉर्ट नोट्स आ चुका है, करंट अफेयर में शॉर्ट नोट्स में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे किसी को कोई आइडिया ही नहीं होता। ठीक है, तो करंट अफेयर सबसे डिफिकल्ट टास्क है। और करंट अफेयर में IR सेक्शन के लिए तो आप विजन IAS का जो मेंस 365 आता है, विजन IAS मेंस 365, उसे आप इसे कंप्लीट करें। IR खरीद लें और खरीदने के बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे यहां से आप लोग कंप्लीट करें। प्लस दूसरा काम पिछले 10 से 12 महीनों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं करेंट अफेयर के अंतर्गत घटित हुई है उन सभी की एक लिस्ट तैयार करें। लिस्ट तैयार करने के बाद उस टॉपिक पर एक शॉर्ट नोट्स के दृष्टिकोण से और दूसरा लॉन्ग प्रश्न के दृष्टिकोण से उसका आप लोग नोट्स को तैयार कर लें। शॉर्ट नोट्स इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि उसी टॉपिक से शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाए, तो 1 पेज का शॉर्ट नोट्स बना होना चाहिए और लॉन्ग भी उस पर बना होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग सवाल भी उससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक मैगजीन को खंगालिए जो पिछले 10-11 महीने से आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होंगे, जैसे प्रत्युक्ता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, दृष्टि अगर पढ़ रहे होंगे तो वो हो गया, अगर आप विजन पढ़ रहे होंगे तो वो भी हो गया,
तो वैसे कोई एक दो मैगजीन को आप देखिए पिछले 10-12 महीने के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूज में रहा है, सरकार के द्वारा क्या महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए हैं, कोई महत्वपूर्ण स्कीम हो, कोई महत्वपूर्ण विजिट हो प्रधानमंत्री की, कोई महत्वपूर्ण समिट हुए हो, ब्रिक्स समिट हाल ही में हुआ है, एससीओ समिट हुआ है, G20 समिट हुआ है, तो ऐसे टॉपिक की एक लिस्ट बनाइए और उस पर शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करें। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा करंट अफेयर वगैरह में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कई सारे मॉडल आंसर आपको देखने को मिलेंगे, जहां से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत आपको सामना ना करना पड़े। पिछले एक साल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुए करंट अफेयर का, वो सारे लिस्ट में आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा कुछ दिनों के अंतर्गत ही। ठीक है, तो यह हो गया करंट अफेयर। अब बचा DI। DI के लिए दो तरह के काम करने पड़ेंगे आपको। DI में अगर देखा जाए तो कुछ वैसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी बेसिक जो होती है मैथ की वो काफ़ी वीक होती है। तो अगर आपकी बेसिक काफ़ी वीक है, बेसिक्स जो सेक्शन होते हैं, तो उसके लिए आप अरिहंत की DI बुक को आप फॉलो करें। ठीक है, अरिहंत की DI बुक ये संभवतः ऑनलाइन आपको मिलेगी। ठीक है, काफ़ी मेरे ख्याल से 120 या 150 रुपये की बुक है, तो इसे आप फॉलो करें। ये उनके लिए है जिनका बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, और जिनका बेसिक जो है वो कंप्लीट है तो डायरेक्ट LK झा की बुक को यूज करें, प्लस PYQ पूरा अच्छे से सॉल्व कर जाइए। अगर PYQ आप अच्छे से सॉल्व कर ले पा रहे हैं तो DI में आपको कोई टेंशन नहीं है। कोशिश करें कि DI में जो 2 सवाल आते हैं, अभी हमने बताया ऊपर कि 36 नंबर के 1 DI पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 36 नंबर के 2 DI वहां पर हल करने होंगे। तो अगर 72 में आप अच्छे दोनों सेक्शन अच्छे से, दोनों प्रश्न अच्छे से आप सॉल्व करते हैं, स्टेप वाइज आप वहां पे हल करते हैं, तो आपको 72 में 70-72 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। और इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप GS पेपर 1 में गेन करें वो कर सकते हैं। ठीक है, GS पेपर 2 में थोड़े कम मार्क्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे DI की वजह से GS पेपर 1 में आप बेहतर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो ये जो मौका है उसका आप लोग फायदा उठाइए, और DI जितना कोशिश करें, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। DI में अगर आपका वीक हो तो अरिहंत से लेकर आप पूरा LK झा और PYQ पूरा कंप्लीट कर जाइए। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हो तो PYQ पूरे 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि अभी जब आप सॉल्व करने के लिए बैठें तो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत DI को सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि वहां पे टाइम मैनेजमेंट जो होता है काफी गड़बड़ा जाता है। कई बार शॉर्ट नोट छूटने लगते हैं, कई बार लॉन्ग प्रश्न के लिए समय कम दे पाते हैं। तो अभी कोशिश करें कि यहाँ पर टाइम को लीड करके चलें, ताकि वहां पर 1-2 मिनट का अगर मैनेज भी आपको समय करना पड़े तो कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये GS पेपर 1 के तीनों सेक्शन हो गए, हिस्ट्री, करंट अफेयर और तीसरा है DI। इसके कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं उन सभी टॉपिक को मैं बताऊंगा। अभी आप लोग बुक को अच्छे तरीके से देखें, PYQ को अच्छे तरीके से देखें, बुक को परचेज करके आप लोग पढ़ने की कोशिश करें। अभी सेल्फ स्टडी पर जोर दीजिए, नोट्स को खरीदना और नोट्स को तैयार करने के बजाय सेल्फ स्टडी को अभी अच्छे से करिए। सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर आप नोट्स को प्रिपेयर करें, और नोट्स को प्रिपेयर करें उसके बाद आप PYQ को जरूर देखें। PYQ को देखिए, PYQ के साथ साथ आप लोग टॉपर्स की कॉपी को देखना ना भूलें, क्योंकि जब टॉपर्स की कॉपी को आप देखेंगे तो इससे आइडिया आपको लग पाएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखना है, कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, कितने पेज में आंसर लिखने हैं, और इसी के अनुसार आपको टाइम मैनेज करनी पड़ेगी। टाइम मैनेज जो है शॉर्ट नोट्स के कारण काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, और अगर आप टाइम मैनेज पर अभी आप फोकस नहीं करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि वहां पर शॉर्ट नोट्स आपके छूट जाएंगे। आप यही समझिए कि एक पेज आपको 2.5-3-4 मिनट के अंदर अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स का सवाल आपको 5 मिनट के 4 मिनट मानकर चलिए, आपको शॉर्ट नोट्स का जवाब वहां पर लिखना पड़ेगा। तो जब तक आप स्मूथ लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, फास्ट आपकी स्पीड नहीं होगी, कंटेंट आपके बेहतर नहीं होंगे, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं होगी, तब तक आप बेहतर मार्क्स को गेन नहीं कर पाएंगे। 4 मिनट के अंदर प्रश्न की आपको कैसे लिखना है, आपको एक पूरा जो शेप होता है वो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आंसर को भी लिखना पड़ेगा। तो एक बेहतर राइटिंग स्किल से ही ये संभव है। तो अभी आप लोग बुक को परचेज करिए, PYQ के देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक जो लिस्ट है जहां से सवाल आ रहे हैं उन सवाल की लिस्ट को भी आप लोग तैयार करें। तो यहां पर हो गया GS पेपर 1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे GS पेपर 2। काफी डिसाइडिंग और काफी महत्वपूर्ण पेपर है GS पेपर 2। GS पेपर 2 में भी 3 सेक्शन होते हैं। अभी हमने बताया GS पेपर 2 सेक्शन 1 है पॉलिटी, GS पेपर 2 सेक्शन 2 है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इसमें देखेंगे तो पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत बुक को ही फॉलो करें।
3 महीने के अंतर्गत आपको ज़्यादा ग्रंथ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। हमने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसे बुक को मैं इसीलिए बता रहा हूँ चूँकि प्रीलिम्स के लिए भी इसे आप लोग फॉलो करते हैं और यह बुक आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो करिए। पीवाईक्यू के आधार पर एक लिस्ट तैयार करिए कि कहाँ कहाँ से सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे पॉलिटी में भी कई सारे जो सवाल हैं, अधिकांश सवाल जो है पॉलिटी में भी करंट बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। उदाहरण के लिए अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चर्चा चल रही है और अभी एक जेपीसी का गठन हुआ, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, यह टॉपिक जो है वह पॉलिटी में भी आकर जुड़ रहा है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से, और यह करेंट अफेयर में भी यह प्रश्न जुड़ रहा है। वहां पर भी करेंट अफेयर सेक्शन में भी जीएस पेपर 1 में पूछा जा सकता है। कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे वो आपको जीएस के डिफरेंट सेक्शन में भी पढ़ने होंगे और करंट अफेयर सेक्शन में भी आएगा, ठीक है। तो आपको टॉपिक को पढ़ने पर ध्यान देना है, ना कि किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत बुक को आप लोग पढ़ें। लक्ष्मीकांत के साथ साथ करंट बेस्ड जो टॉपिक है वो आपको विजन आईएएस का जो मेंस 365 वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो एक बार खरीद कर जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसे आप लोग यहां से भी देख सकते हैं। प्लस पीवाईक्यू तो आपको करना ही है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो बिहार बेस्ड जो टॉपिक होंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमी, वह बिहार केबीसी नैनो जो है, केबीसी बिहार समग्र, वहीं से आपको मिल जाएंगे। और इसी बुक को हमने बताया जीएस पेपर 1 हिस्ट्री वाले सेक्शन में कि बिहार समग्र आपको परचेज करनी है, तो वो बुक वहां परचेज करेंगे तो यहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। प्लस में करंट अफेयर्स बेस्ड जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है ज्योग्राफी इकोनॉमी से संबंधित, उसको आपको साथ साथ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। प्लस में अब देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कई सारे टॉपिक ऐसे पूछे जा रहे हैं जो मेंस में पहले नहीं पूछा जाता था, जैसे जलवायु से संबंधित, मौसम से संबंधित सवाल, ठीक है। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इन सब ये सभी जो टॉपिक है वह आपको एनसीईआरटी बुक आप इसके लिए फॉलो करें। जो 11th वाली बुक है 11-12 की एनसीईआरटी बुक, उसे ही आप लोग इसे ज्योग्राफी की उसे वहां से आप लोग कंप्लीट करें। अब देखेंगे कि जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में कई सारे ऐसे आपको उद्योग से भी संबंधित वहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित वहाँ पे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, कृषि से संबंधित वहाँ पे चैप्टर आपको मिल जाएगा, गरीबी से संबंधित इकोनॉमी वाले सेक्शन में इकोनॉमी का जो एनसीईआरटी है वहाँ पे आपको गरीब से संबंधित चैप्टर मिल जाएंगे। खाद्य सुरक्षा का चैप्टर है वो भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में भी कई सारे ऐसे चैप्टर दिए हुए हैं जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे आपको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करना है। अब आइए साइंस एंड टेक, ये सारे टॉपिक जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टॉपिक मैं पूरा आपके साथ बताऊंगा और उस टॉपिक को कहाँ से कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ पे क्या मटेरियल होगा, उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्लस में साइंस एंड टेक तीसरा सेक्शन। साइंस एंड टेक जो है वह ज़्यादा आप कोई बुक्स पढ़ने पर फोकस ना करें। बुक पढ़ने के बजाय विजन आईएएस की मैगजीन खरीदिए, मेंस 365 विजन आईएएस जो मेंस 365 है वहाँ से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पे करंट बेस्ड सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आईएसपीसी सेंटर हमारे द्वारा नोट्स मॉडल आंसर के रूप में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। ये जो अभी हमारा 70वीं बीपीएससी के लिए पेड बैच चल रहा है, यह बैच हमने जनवरी और मार्च में लॉन्च किया था, 2 बैच। इसमें लगभग हमारे 300 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और लंबे समय से हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और पीटी के पहले ही जो जीएस का सेक्शन था वह आंसर राइटिंग जीएस का सेक्शन कंप्लीट करा दिया गया है, केवल करेंट सेक्शन छोड़ दिया गया था। तो अभी जो शिक्षा सत्याग्रह के कारण अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, इसके बाद जैसे ही कुछ डिसीजन हो पाता है तो उसके बाद हम लोग करेंट का भी सेक्शन वहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। तो वहां पे जो पेड आंसर राइटिंग बैच है वहां पे जो जीएस का सेक्शन कराया गया है, तो जीएस का प्रतिदिन टॉपिक दिया जाता है और टॉपिक देने के पश्चात एक प्रश्न प्रोवाइड किए जाते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए और एक लॉन्ग प्रश्न लिखने के लिए, और लिखने के बाद सबकी कॉपी चेक होती है और उसके बाद मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है। तो जो हमारे द्वारा जो मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है पेड बैच में, उसी मॉडल आंसर को यहाँ पर नोट्स के रूप में आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ये वैसे अभ्यर्थी इससे लाभान्वित हो सकेंगे जो पेड बैच में हमसे जुड़ नहीं पाए हैं और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 70वीं या 71वीं, क्योंकि जीएस तो बदलने वाला है नहीं, ठीक है। तो उनके लिए मॉडल आंसर की एक बुकलेट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि मॉडल आंसर के साथ साथ कई सारी चीज़ों को हम लोग इस वक्त प्रोवाइड कराने की दिशा में काम कर रहे हैं।
पहली बात तो होगी कि 70वीं बीपीएससी जो हमारा पेड बैच है उसका मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। मॉडल आंसर के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करा दूं। पिछले 1 ईयर का, पिछले 1 साल के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल मैगजीन के, ये न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल होंगे जो दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया, न्यूज़पेपर। और ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे, महत्वपूर्ण पत्रिका के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल या निबंध होंगे उसे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में डाटा अपडेशन आपको करवाए जाएंगे, डाटा अपडेशन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल तो हमने आपको बता ही दिया, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, डाटा अपडेशन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, प्लस में जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल होंगे इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग कवर करेंगे और इसके बारे में एक अलग से आपको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, वह जो नोटिस होगा, अब शिक्षा सत्याग्रह का कुछ महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकलने दीजिए, उसके बाद इन सभी चीज़ों पर भी आगे काम किया जाएगा। अगर आपके पास री एग्ज़ाम का मौका मिलता है तो री एग्ज़ाम को लेकर एक स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगर मुख्य परीक्षा में भाग लेने का आपको मौका मिलेगा या जो भी स्थिति होगी तो हम लोग उसके बारे में भी, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे ISPCS सेंटर का नोट्स को फॉलो करें। हमारा जो मॉडल आंसर है, आप 68वीं 69वीं नए ट्रेंड आए हैं बीपीएससी में, उसके बावजूद आप देखेंगे तो हमारे मॉडल आंसर से कई सारे सवाल वहाँ पे पूछे गए हैं एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, तो आप जरूर उससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि एक प्रश्न और आंसर के रूप में जो हमारा मॉडल आंसर होता है उससे अभ्यर्थी काफ़ी लाभान्वित हो पाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका जवाब किस प्रकार से हमें लिखना है, चाहे वह शॉर्ट नोट्स हो या फिर लॉन्ग प्रश्न। और अगर आप देखेंगे कि 69वीं बीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन के टाइम में आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम पर आप हमारे जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पे आपने नोटिस देखा होगा, कई सारे प्रश्न का मॉडल आंसर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया था जो प्रश्न में पूछे गए थे। अभी भी आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम के जाने के बाद आप मैसेज स्क्रॉल करेंगे और जो एग्जामिनेशन की तिथि थी 6 जनवरी, जो जीएस पेपर 169 का एग्जामिनेशन हुए थे, तो 6 जनवरी का मैसेज देखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर पे, तो वहाँ आपको हमारे कुछ मॉडल आंसर आपको दिख जाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है, तो ISPCS सेंटर का नोट्स आप लोग जब अवेलेबल कराया जाएगा तो आप लोग परचेज कर लेंगे और जो उसमें आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा उस समय, और उसी ग्रुप में हम लोग न्यूज़पेपर एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैगजीन में पब्लिश हुए हों, ठीक है, डाटा अपडेशन हम लोग करवाएंगे, सारे कंटेंट होंगे वो आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो उससे आप लोग जुड़ जाएंगे। प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो करते रहें, जहाँ पर कुछ दिनों के पश्चात हम लोग मेंस के लिए मॉडल आंसर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने बुक लिस्ट आपको प्रोवाइड किया, सिलेबस आपको हमने बताया, प्लस में हमारी ISPCS सेंटर की क्या रोल होगी उसे हमने डिस्कस किया, और इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा आगे आने वाले समय में करेंगे। अभी आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा और वह होगा आंसर को कैसे लिखें। देखिए दोस्तों, आंसर को लिखने से पहले हमने सिलेबस बता दिया, बुक लिस्ट बता दिया। आप लोग बुक्स का सेल्फ स्टडी करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक्स को पढ़ेंगे, आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जीएस पेपर में कई सारे सेक्शन जो है वह आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे के लिए आप देखेंगे तो ऐसे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पढ़ने की हैबिट होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की हैबिट होगी, ऐसे में उतना ही बेहतर आप आंसर लिख पाएंगे, ऐसे को लिख पाएंगे। इसलिए हमने बताया कि सेल्फ स्टडी पे आप ज़्यादा जोर दीजिए, ओरिजिनल बुक्स को पढ़ने पे आप ज़्यादा जोर दीजिए। बुक्स को पढ़िए, बुक्स को पढ़ने के बाद आप टॉपर्स की कॉपी को देखिए कि आखिर ये आंसर किस प्रकार के लिखते हैं और किस प्रकार के आंसर लिखने पर इनके मार्क्स किस प्रकार के मिल रहे हैं, और किसी एक टॉपर्स का नहीं, आप कई सारे टॉपर्स की कॉपी को देखिए। कई सारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको टॉपर्स की कॉपी मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल होगी, आप मैसेज स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएंगे, और उसका प्रिंट आउट निकालिए। केवल मोबाइल में स्क्रॉल करके आपको देखने से कोई फायदा नहीं होगा, उसको प्रिंट आउट कराइए। 3-4 टॉपर्स की कॉपी का प्रिंट आउट कराइए। प्रिंट कराने के बाद उनका एक कंपेरिजन करिए कि किस अभ्यर्थी ने किस प्रकार का उत्तर लिखा और किस शॉर्ट नोट्स में कितने अंक मिले हैं, और उसका एक कंपैरिजन करिए। यानी कि आपको क्या करना है,
टॉपर्स की कॉपी को देखने के साथ साथ आपको तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। आपको यह भी देखना है कि शॉर्ट नोट्स में किस अभ्यर्थी के 4 नंबर मिले हैं, किनको 5 नंबर मिले हैं। 5 नंबर मिले तो क्यों मिले, क्या इनका खास लिखा हुआ था, और उसी प्रश्न में उनको 4 नंबर मिले तो क्यों मिले, उनमें क्या कमियां दिख रही थी। ठीक है, तो ये आपको कंपैरेटिव स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप टॉपर्स की कॉपी को देखकर आप प्रेरित होते हैं तो निस्संदेह यकीन मानिए आप बेहतर आंसर तभी लिख पाएंगे, क्योंकि कमियों को जानने का आपको अवसर मिलेगा। तो टॉपर्स की कॉपी को देखिए, इसका एक कंपैरेटिव स्टडी करिए, अच्छे से इसका अध्ययन करिए। इसके बाद जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने के लिए हमने अस्त्र शस्त्र सारे आपको उपलब्ध करा दिए। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है आंसर राइटिंग में, कई सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। केवल यह नहीं होता है कि आप बुक को पढ़ लिए और एग्जामिनेशन में गए, आपको लग रहा होगा कि 3 घंटे का समय तो बहुत होता है, ठीक है, आप पढ़कर जाएंगे और वहाँ पूरी कॉपी को भरकर चले आएंगे। जी नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। शॉर्ट नोट्स पे आपको एक निर्धारित समय में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लॉन्ग प्रश्न के लिए आपको अलग स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि कितने मिनट के अंदर हमें आंसर लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मेंस एग्जामिनेशन में 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की रोल होती है। पहला रोल जो जिसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वह आपकी स्पीड होगी। दूसरा होगा जिसका महत्वपूर्ण रोल होगा वह कंटेंट होगा, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होगा वह होगा राइटिंग। यानी कि मेंस जो पूरा देखा जाए, मेंस परीक्षा पास करने की जो तिकड़ी है वह स्पीड, कंटेंट और राइटिंग, इन 3 चीज़ों पर निर्भर करेगी। आप सारे प्रश्नों को वहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं, यह आपकी स्पीड पर निर्भर करेगा। आपकी जितनी अच्छी स्पीड होगी सारे सवालों का आप उतनी ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अगर कंटेंट आपके बेहतर होंगे तो मार्क्स आपके बेहतर आएंगे, क्योंकि कंटेंट जो होता है सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तीसरी बात है राइटिंग आपको उतनी ही स्वच्छ रखनी पड़ेगी जितने में परीक्षक जो होते हैं कॉपी चेक करने वाले वे आपके आंसर को स्पष्ट तरीके से पढ़ सके, यानी कि सुस्पष्ट पठनीय आपकी राइटिंग होनी चाहिए। तो एक तिकड़ी जो होता है स्पीड, कंटेंट और राइटिंग, इन 3 चीजों पर निर्भर करेगी। आप लोग कोशिश करें कि बेहतर कंटेंट को फॉलो करें। कोई वैसा नहीं कि मार्केट में बिकने वाली कोई भी आप खरीदें और उसको पढ़ने लगें। आप लोग याद रखेंगे जब भी आप पीवाईक्यू को खरीदें तो एक अच्छे पब्लिकेशन की पीवाईक्यू को आप लोग फॉलो करें। कई सारे पब्लिकेशन का आप देखेंगे पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आंसर लिखने, जब उनका आंसर एक्सप्लेनेशन रहता है तो उसमें इंट्रोडक्शन ही गायब रहता है। कितने का पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो उसका कंक्लूजन ही गायब रहता है। तो ऐसा नहीं, आंसर लिखने की एक अपनी प्रक्रिया होती है। आंसर जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले आपको किसी प्रश्न का उत्तर इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना पड़ेगा। कई सारे हमारे मॉडल आंसर यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, आप प्रीवियस वीडियोज में आप जाइए, एक अलग प्लेलिस्ट आप देखेंगे, सारे सेक्शन का अलग प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है। उस सेक्शन को वहां से देखिए कि किस प्रकार से हमने आंसर लिखकर आपके साथ डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन बॉडी होता है उसे आपको डिस्कस करना पड़ता है, उसके बाद होती है कंक्लूजन। एक प्रक्रिया के तहत आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे, चाहे वह शॉर्ट नोट्स हो या फिर लॉन्ग प्रश्न हो, इन प्रक्रियाओं को आपको वहां पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीपीएससी पीवाईक्यू को जब आप फॉलो करें, परचेज करेंगे मार्केट से, तो एक अच्छे पब्लिकेशन का फॉलो करिए जिसमें अच्छे से आंसर दिया हुआ हो। ठीक है, और उस आंसर को कॉपी करने से आप लोग बचे, क्योंकि मार्केट में जब ये अवेलेबल है तो स्वाभाविक है कि हर एक अभ्यर्थी उसी आंसर को कॉपी करना चाहेंगे। उसके कॉपी करने से बचें, और जो हम लोग फ्रेश नोट्स और जो मॉडल आंसर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे उससे कोशिश करें कि अच्छे तरीके से अध्ययन करें। नए नए मैगजीन को आप लोग पढ़िए, मैगजीन पढ़ने के बाद आप कंटेंट को एक जगह पे कर सकते हैं, तो उससे आपके मार्क्स बेहतर होंगे। कहने का मेरा यह अभिप्राय है कि कॉपी पेस्ट करने के बजाय सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, और यही मेंस में आपके अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंकिंग निर्धारित करेगी। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर यह हो गया प्लस में। इतना के बाद धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लगेगा कि हमारा एग्जामिनेशन की तैयारी किस प्रकार से चल रही है, और अंत में एक आपको सेट टारगेट करना पड़ेगा। जैसे जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में इजीली आप 175 से 180 नंबर तक ला सकते हैं। इजीली कहने का मतलब यह नहीं कि गए और लिखकर चले आएंगे तो आ जाएगा, नहीं। आपको एजेंडा सेट करना पड़ेगा कि हिस्ट्री के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कितने नंबर हमें हिस्ट्री में लाने हैं। करंट अफेयर के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, और डीआई में 72 में हम कितने नंबर ला सकते हैं। और उसी के अनुसार आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आपका कौन सा पक्ष जो है, तीनों सेक्शन में कौन सा पक्ष कमजोर है, उसको दुरुस्त करके आप अच्छे मार्क्स लाने पर ध्यान दीजिए। तो जीएस पेपर 1 जो है 175 से 80 आप टारगेट रख सकते हैं। जीएस पेपर 2 जो है आप टारगेट इसको लेकर चलिए, लगभग 150 नंबर आप टारगेट लेकर चलें।
इतना एक टारगेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इतना टारगेट रखें 150 के आसपास। बाकी जो ऐसे बचा, ऐसे पे आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, नॉवेल्स को पढ़ेंगे, मैगजीन्स को पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, आर्टिकल को पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी थॉट प्रोसेस जो है वह डेवलप हो पाएगी, थिंकिंग जो सोच है वह डेवलप हो पाएगी, और उतने स्मूथली आप ऐसे को लिख पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे में भी आप अगर 170-75 तो मार्क्स आ सकते हैं, मारकर चलिए 170 के आसपास एवरेज। इस प्रकार से आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। टारगेट को सेट करने से पहले 68वीं बीपीएससी का क्या रहा है कट ऑफ, 69वीं बीपीएससी का क्या कट ऑफ रहा है, उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यह नहीं कि जो मेंस वाला कट ऑफ है उसे देख लिया और उसी के आसपास अपना टारगेट सेट कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंस में भले कम मार्क्स में भी कट ऑफ जा रहा हो, लेकिन आप फाइनल मेरिट लिस्ट देखेंगे तो किसी भी रिजर्व कैटेगरी के हो या फिर अनरिजर्व, लगभग उनका मार्क्स 2-3 नंबर के गैप देकर लगभग इक्वल होता है, ठीक है। तो आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट को हमेशा ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करें, और वो तो मिनिमम मार्क्स कट ऑफ होता है, उसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। और ठीक है, तो इसके आधार पे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। आपकी तैयारी जो होगी धीरे धीरे हमारे द्वारा कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। आईएसपीसीएस सेंटर के द्वारा बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को डिस्कस किए जाएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी चूंकि शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है, तो शिक्षा सत्याग्रह के कारण कई सारे अभ्यर्थी डिस्टर्ब हैं, हम लोग भी थोड़े समय वहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके कारण समय थोड़ा कम मिल पा रहा है। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा सत्याग्रह में आइए। हमारी टीम आईएसपीसीएस सेंटर का पूरा समर्थन प्राप्त है शिक्षा सत्याग्रह को, और जब भी हमें मिल रहा है शिक्षा सत्याग्रह में हम लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के हित में है कि 70वीं बीपीएससी का री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। और इसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखनी है। अगर री एग्जाम हर किसी के लिए कंडक्ट होती है तो यह काफ़ी अच्छी बात होगी, और हर किसी के लिए एक पैरेलल जो एग्जामिनेशन है वह हर किसी के लिए एक समान एग्जामिनेशन हो पाएगा। और सभी की कोशिश होनी चाहिए कि एक फेयर एग्जामिनेशन हर किसी के लिए कंडक्ट हो। मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन आपके 70वीं बीपीएससी अच्छे भी गए हों, लेकिन इसके बावजूद अगर बापू परीक्षा परिसर में अगर उसी लेवल के प्रश्न आते हैं तो निस्संदेह यहाँ अभ्यर्थियों को अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, तो फिर इसका असर पुराने अभ्यर्थियों पर भी देखने को मिलेगा। अगर इनका प्रश्न टफ आता है तो इसका भी असर दोनों पे देखने को दोनों को देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस दुविधा में बिल्कुल नहीं रहे कि हमारा तो अच्छा एक नंबर आ रहा है तो हम क्यों उसमें शामिल हो। नहीं, यह अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई है। जब अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कहीं एक प्रोटेस्ट कर रहे हो तो सभी अभ्यर्थियों की कोशिश और नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि सभी वहां पर जाएं और अपना समर्थन प्रदान करें। सरकार और आयोग को भी चाहिए कि वे अभ्यर्थियों से बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि इस ठंड के समय में भी पिछले 4 दिन से अभ्यर्थी रात व्यतीत कर रहे हैं गर्दनी बाग जैसे स्थान पर। सरकार को चाहिए कि वह अभ्यर्थियों की मांग को पूरी करे और आयोग जो है वह निष्पक्ष एग्जामिनेशन को कंडक्ट करे। आखिर अभ्यर्थी निष्पक्ष एग्जामिनेशन के लिए मांग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए आपको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। आप अधिक संख्या में धरना स्थल पर आएं और अपनी जो साथी लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं उनका समर्थन प्रदान करें और नैतिक जोश बढ़ाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।